नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने किला बनाया, दरवाजा खुला छोड़ दिया और चाबी भी वहीं पर टांग कर पीछे हट गए। कुछ बहुत ही ब्रिलियंट है जो गवर्नमेंट ने किया है। इतने स्टेप्स हैं ब्रिलियंट जो मैंने आज तक देखे नहीं है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है। क्या किया जा रहा है? जो वीक कंपनीज हैं भारत की, जो घाटे का सौदा है, उसको कैसे आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद करना है, और जो बड़ी कंपनीज हैं उसको कैसे और भी ज़्यादा बड़ा करना है, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। कैसे? जो बड़ी कंपनीज है जैसे कोरिया है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, वहाँ पे जो कंपनीज के साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। जब बड़ा साइज़ होगा तो आप कंपैरेटिव बनते हैं पूरे दुनिया के अंदर और बड़े स्टेप्स आप ले सकते हैं। मोदी जी उसी राह के ऊपर भारत की कंपनीज को अब लेके जाने की पॉलिसी बना लिया। एक तरफ जो वीक लॉस मेकिंग कंपनीज है उसको कैसे बंद करना है या एडजस्ट करना है, और बड़े कंपनीज को कैसे बड़ा करना है। इसके लिए उन्होंने एक ही काम किया। बहुत स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट ने। लेकिन उसको कितने सिंपल वे से मैं बना सकता हूं, अब मैं कोशिश करूंगा। किया क्या? आरबीआई ने एक ही टाइम पर 2 बॉम्ब गिरवा दिए, जिससे पूरा जो स्ट्रक्चर है बैंकिंग का और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वो चेंज होने वाला है। क्या किया? दोनों जो स्टेप्स हैं वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। एक स्टेप ऐसा है जिसमें बैंक्स को 60,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है, या कह दीजिए उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होने वाली है, तो बैंकिंग स्टॉक्स कम हो जाएंगे, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या कर दिया? जितना 60,000 करोड़ का लॉस बैंकों को हो रहा है उतना ही पैसा मार्केट में रिलीज कर दिया कॉर्पोरेट्स के लिए कि आप जाइए, आप जाकर एक्सपेंशन कीजिए। अगर जो वीक कंपनीज है उसको खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, वो पैसा भी हम आपको देंगे। दोस्तों, सबने इस दोनों न्यूज़ को सेपरेटली कवर किया, जबकि ये दोनों एक ही पार्ट का, एक ही पॉलिसी का एक ही पार्ट है। नाउ पहली बात ये है, कोई ये नहीं पूछ रहा कि एक पॉलिसी आरबीआई निकालती है एक दिन में, लेकिन आरबीआई ने 2 पॉलिसी निकालिया, दोनों एक ही दिन पर और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो क्यों निकाला? क्योंकि आरबीआई अपनी जो पॉलिसी है उसको एक तरफ तो टाइट कर रहा है बैंकिंग को, और दूसरी तरफ बैंकिंग को बोल दिया आप पॉलिसी को लूज कर दीजिए, यानी कि ढील देनी शुरू कर दी एट द सेम टाइम। ये वो स्टोरी है जो कोई भी आपको नहीं बता रहा, और ये जो स्टोरी है ये चेंज करती है हर चीज़। जैसे आप आज अपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को देख रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, जैसे आप कॉर्पोरेट इंडिया को देख रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा, और आपका जो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है फ्यूचर में वो भी चेंज होगा। क्योंकि मैं आपको एंड में बताने वाला हूं कौन सी 5 ऐसे पोर्टफोलियो कंपनीज हैं या सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है, जहां पर शेयर्स कभी भी फ्यूचर में नीचे नहीं आएंगे। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं आप हमेशा ही पैसे बनाएंगे। बहुत डीप स्टडी है, 35 डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से चीज़ों को कोलेट कर कर मैं आपके सामने रख रहा हूं, और जितने ये लिंक्स हैं इसको मैं टेलीग्राम में डाल भी दूंगा। अगर आपको इसमें और ज़्यादा रिसर्च चाहिए आप उसको रिसर्च आप खुद भी इसको कर सकते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 10 साल पहले। 2014 में मोदी जी आए। 2015 में हमने देखा कि जो भारत का, जो मोदी जी ने देखा कि जो हमारे बैड लोन्स है, जिसको बैड डेट बोलते हैं, बैंकों के पास उसका अमाउंट था 10 लाख करोड़ रुपए। कांग्रेस ने अपने टाइम के ऊपर मुसलमानों को, बाकियों को इतना लोन दे दिया और उनको मालूम था ये लोन वापस नहीं आ सकता। दूसरी तरफ एक तो ये हो गया, जो लोगों ने, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उन्होंने पैसा लिया था वो वापस नहीं आ रहा था 10 लाख करोड़ का। दूसरी तरफ कंपनीज ऐसी थी, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास पैसा जो है बैंकों से लिया हुआ इतना ज़्यादा था कि वो पैसे को वापस कर नहीं पा रहे थे, या इंटरेस्ट भी वो पे कर नहीं पा रहे थे। इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट का क्राइसिस, जहां पर लोन दिया हुआ वापस नहीं आ रहा, और जो बड़े कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं उनके पास लोन ही इतना ज़्यादा है कि वो चाहकर भी अपने पैसे को वापस नहीं कर पा रहे थे। पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम वो लाइफ सपोर्ट के ऊपर था। हम फ्रेजाइल 5 में आ चुके थे, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा था। गवर्नमेंट के पास कोई आंसर नहीं था। उन्होंने एक पॉलिसी को लेकर आए जिसका नाम था आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कि अगर आपने पैसा लिया है अब वापस नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बैंक अपने जब्त कर लेगा, उसको बेचकर अपने पैसे को वो रिकवर करेगा। इस पॉलिसी को पास किया गया 2016 में, और इसका मकसद ये था कि जो 10 लाख करोड़ रुपए हैं, अगर हम प्रॉपर्टी बेचेंगे, कंपनियों को बेचेंगे, तो उससे होगा क्या कि एटलीस्ट 10 लाख करोड़ में से 80-90% पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन ये काम चलता रहा, कुछ देर लिए चला,
और आपको याद होगा जो राजन थे हमारे आरबीआई के चीफ, उन्होंने बोला भी था कि भाई ये काम करने से बैंकों के लॉस हो जाएंगे, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, एनपीए है इसको टेक ओवर करते रहिए, कोई बात नहीं, कभी ना कभी रिकवर हो जाएंगे। हमने काम नहीं किया क्योंकि हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाना चाहते थे। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आज की तस्वीर जो है बैंकों की और कॉरपोरेट की, आप हैरान रह जाएंगे जब हमने पूरा रिसर्च किया कि हुआ क्या है। ये वो चीजें दोस्तों जो मीडिया आपको चाहकर या ना चाहकर आपको बता ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि 4 डॉट्स हैं जो मैं आपको समझाता हूं पहले कि गवर्नमेंट ने किया क्या। आप पिक्चर देखिए आज की डेट में वो डिफरेंट कैसे है। पिछले 10 सालों में जो हमारा ग्रॉस एनपीए है, यानी कि जो बैड डेट्स हैं, जो बैंकों के पैसे मर रहे थे, वो बहुत हाई था, आज वो 2% से भी कम हो गया है। ये पिछले मुझे लगता है कि 50-60 ईयर्स में सबसे कम रेट है एनपीए का, आज की डेट में लेस देन 2%, 1.8% के ऊपर है। बैंक्स 10 सालों में बिल्कुल हेल्दी हो चुके हैं, जो पहले बिल्कुल फ्रजाइल फाइल में थे, मरने की कगार के ऊपर थे। ये डॉट नंबर 1 है, 4 डॉट हैं। पहला डॉट ये याद रखना कि बैंक्स हेल्दी हो चुके हैं। डॉट नंबर 2, कॉर्पोरेट का हाल क्या है। पहले कॉर्पोरेट्स का हाल ये था कि उनका जो डेट टू एबिटा होता है वो बहुत हाई था, यानी कि जो उनकी औकात थी उससे डबल ट्रिपल पैसे उन्होंने लिए हुए थे। लेकिन 10 सालों में गवर्नमेंट ने पॉलिसी को इतना टाइट किया कि आज जो डेट टू एबिटा पहले 1.1 था, आज 0.5 है। इसका सिंपल वे में मतलब क्या है कि बैंकों के लोन जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने वापस करने शुरू कर दिए, और जो पहले अगर सपोजिंग इनका जो एबिटा है 100 रुपये का है, इन्होंने लोन लिया हुआ था 110 का, आज वो 50 रुपये रह गया है। बैलेंस शीट्स क्लीन हो गई हैं और इंटरेस्ट कवरेज भी 5x है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा इनके पास पैसे हैं। बैंकों का इंटरेस्ट वापस करने की औकात है हमारी कंपनीज के पास, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो भी 10 साल पहले मर रहा था, आज वो भी स्ट्रांग हो चुका है। बैंक भी स्ट्रांग हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर वो भी स्ट्रांग हो गया। ये डॉट नंबर 2 है। अब डॉट नंबर 3 पे आते हैं, आईबीसी के ऊपर। आपको मालूम है कि 10 साल पहले हमने ये इंसॉल्वेंसी का एक्ट लेकर आए थे। अब 10 साल पुराना ये हो चुका है। 10 लाख करोड़ बैंकों के मर चुके थे। जब हमने प्रॉपर्टीज को बेचना शुरू किया, उसमें से रिकवरी कितनी हुई? 4.3 लाख करोड़, यानी कि 40% या 43% पैसे बैंकों के वापस आए, बाकी के 7 लाख करोड़ वो मर चुका है। नाउ ये पॉलिसी हो गई खत्म। बैंकों ने बड़ी कोशिश करी कि भाई बैठकर सुलझा ले मैटर को, जो प्रमोटर है जिसने पैसे लिए हैं वो किसी तरीके से पैसों को वापस कर दे, लेकिन प्रमोटर्स पैसे देने की हैसियत में नहीं थे, तो बैंकों को प्रॉपर्टीज को जब्त करना पड़ा। लोगों के घरों को भी जो उन्होंने लिक्विड वहाँ पर गिरवी रखा हुआ था बैंक के पास, उसको लिया, उसको बेचा और अपने पैसों को पूरा कर लिया। अब जो लिक्विडेशन का काम है वो पूरा हो चुका है। जो क्लीन अप फेज है, 10 साल लग गए इसको क्लीन अप करने के लिए, पुराने मैस को कांग्रेस के बनाए हुए। अब इजी वे जो था वो आपने खत्म कर दिया। ये है डॉट नंबर 3, जहां पर आपने पुरानी गंदगी को आपने साफ कर दिया। अब आते हैं डॉट नंबर 4 के ऊपर, जो क्वाइट एजेंडा है। क्वाइट एजेंडा ये है कि अब मोदी जी लगे हैं कि पुरानी गंदगी को साफ कर दिया, यही वीक कंपनीज, मरी हुई कंपनीज को आपने डिलीट कर दिया। अब बना रहे हैं नेशनल चैंपियंस। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट चाहती है कि भारत की कंपनीज अब ग्लोबल जाएं। कंपनीज जो कंपीट कर सकती हैं चाइना को, अमेरिका को, जापान को, ग्लोबली। वो ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ भारत में आपस में ही यहां पर काम करते रहिए, नहीं। अब मोदी जी चाहते हैं कि गवर्नमेंट वो काम करे अपने कॉर्पोरेट्स के थ्रू कि आप वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, आप टॉप 5, टॉप 10 उसके अंदर आपका नाम हो। आपको याद होगा अदानी ने जो है दुनिया भर में पोर्ट्स खरीदे हैं, वो टॉप की कंपनी बन चुकी है। रिलायंस है, उसने अमेरिका में जाकर $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो प्लान है वो रूफ टॉप पे खड़े होकर शाउट कर रहा है कि मेरा ये प्लान है, एंड इट इज राइट नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड। पॉलिसी बन चुकी है। हर स्पीच में मोदी जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल एंड ग्लोबल कंपनीज मुझे चाहिए। जो रेगुलेटरी चेंजेस हैं वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिए। पीएलआई स्कीम को लेकर आया गया, मेक इन इंडिया की पॉलिसी बनाई, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत किया, बैंकों को सफाई करी, कॉर्पोरेट्स का लोन कम करने के बाद उनको बोल दिया अब ग्लोबल चाहिए। सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन पे वो मूव कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स हैं। कंपनीज हमारी बिगर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, और
जो कंपनीज का नंबर है वो कम होना चाहिए, क्योंकि जब कम नंबर होगा तो आप भारत में कंपीट करने के बजाय आप ग्लोबली जाकर इसको कंपीट करेंगे। अब आप चारों डॉट्स को आप कनेक्ट कीजिए किसके साथ? जो आरबीआई ने 2 बॉम्ब गिरे थे, क्या? बैंकों को बोल दिया सफाई कीजिए, 60,000 करोड़ का लॉस बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बोल दिया कॉर्पोरेट्स को पैसा देना शुरू करो, अनाप शनाप, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को मैं आपको बताता हूं कि जब दोनों को जोड़ते हैं आपको पिक्चर्स क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। आरबीआई ने सिंपली 2 रूल्स को चेंज नहीं किया, उन्होंने केयरफुली जो कोरियोग्राफ्ड एक स्टेप्स होते हैं उसको किया है। स्टेप 1 में क्या है? एक तरफ तो टाइट करनी शुरू कर दी पॉलिसी को, बैंकों को बोल दिया अपनी बुक्स को और क्लीन करो, और दूसरी तरफ से बोल दिया कॉर्पोरेट को लोन और दो। दोनों को कैसे किया जा रहा है? एक तरफ तो पॉलिसी को टाइट किया, जो ईसीएल के फ्रेमवर्क है, ईसीएल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, जहां पर बैंकों को बोला जाता है कि आप अपने लोन चेक कीजिए, जो लोगों को अपने लोन दिया हुआ है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल अमाउंट है अगर वापस नहीं आ रहा, फॉर 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, ओवर ड्यू हो गया, पैसा नहीं आ रहा, वो लोन ऑलरेडी स्टेज 2 पे पहुंच चुका है। पहले नॉर्म्स ये था कि आप जो बैंक है अगर किसी के पैसे वापस नहीं आ रहे तो उसको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बुक करना पड़ता है। होता क्या था कि अगर 100 रुपया वापस नहीं आ रहा तो ये 40 पैसे बुक्स के अंदर डालते थे कि मेरा लॉस ये आने वाला है। लॉस 100 रुपये का है, लेकिन प्रोविजनिंग सिर्फ 0.4% की थी कि इनको लगता था कि यार कुछ पैसे तो वापस आएंगे। गवर्नमेंट ने बोल दिया 0.4 नहीं, अब ये 5% की आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो 12 टाइम्स इंक्रीज किया है उसका लॉस 60,000 करोड़ रुपीस हमारे बैंकों को होने वाला है। नॉट लॉस होने वाला है, ये लॉस की बुकिंग आपको प्रॉफिटेबिलिटी में करनी पड़ेगी। 60,000 करोड़ का इंपैक्ट ये आएगा एस्टिमेटली। दोस्तों इससे होगा क्या? जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये हिट करेंगे, इनको हिट लेना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम आ जाएगी। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जो मिड सेक्टर बैंक्स हैं, इसको भी हिट होगा। लेकिन इसकी और भी चीज़ है, आरबीआई ये पॉलिसी कब लेकर आ रही है? जब हमारे बैंकों का एनपीए ऑलरेडी बहुत कम है, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स इकोनॉमी के स्ट्रांग हैं, यानी कि बैंकिंग भी हेल्दी है, आपका जो किला है ऑलरेडी मजबूत हो चुका है इकोनॉमी का। इसलिए बोला है किला बना दिया, दरवाजे को छोड़ दिया खुला, चटका दिए। क्यों? क्योंकि हम अगले क्राइसिस की वेट नहीं कर रहे। अभी हमें मालूम है कि अभी मानसून नहीं है, मानसून मतलब कि बारिश नहीं हो रही, अभी सूरज ढल रहा है, सूरज ऊपर उगा हुआ है, आप आराम से अपनी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। अपने जब सूरज निकला हुआ है, हमने पूरा किला हमने तैयार कर लिया। इसको बोलते हैं स्मार्ट मूव। हम क्राइसिस की वेट नहीं कर रहे, हमने क्राइसिस को पहले बाहर निकलने दिया, उसके बाद हमने अपना किले को मजबूत किया है। बट ये आधी स्टोरी है। अब आते हैं, पहला काम था आपने जो पॉलिसी है उसको टाइट किया, बैंकों को और ज़्यादा आपने टाइट कर दिया। अब दूसरा है आपने बैंकों को बोल दिया थोड़ा सा रिलैक्स भी करना शुरू कर जाओ। अब हमने क्या किया? एट द सेम टाइम जब आरबीआई ने एक पॉलिसी और को इंप्लीमेंट कर दिया, उसको बोल दिया क्रेडिट रिस्क फ्रेमवर्क। अब ये क्रेडिट रिस्क फ्रेमवर्क क्या है कि जो लोअर रिस्क कंपनीज हैं, जिनकी रेटिंग AA है या BBB है, ये वो कंपनीज है जो बिल्कुल हेल्दी हैं, इसको आप लोन दे सकते हैं। गवर्नमेंट को बोल दिया, गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोल दिया आप 60,000 करोड़ रुपए, एक तरफ तो आपने टाइट कर दिया, दूसरी तरफ उतना ही अमाउंट बोल दिया कि आप कंपनीज को पैसा दे सकते हैं एज अ कैपिटल। वो क्या मतलब, क्या हुआ इसका? बड़े सिंपल वे में बताता हूं। आरबीआई ने ओपन किया एक एक्विजिशन फाइनेंस को, यानी कि जो बड़े कंपनीज हैं, अगर वो मार्केट में दिखता है उनको कि कोई छोटी कंपनी है, वो लॉस में है, वो अपने कंपनी को चला नहीं पा रहा है, बैंक का लोन वापस कर नहीं पा रहा, तो बैंक क्या बोलेगा? बड़े कंपनी के पास जाएगा, उसको बोलेगा मेरी ये छोटी कंपनी है, ये बंद हो रही है, ये पैसा वापस नहीं कर पा रहे, क्या तुम इसे टेक ओवर करना चाहते हो? बड़ा कंपनी अगर मानेगा उसको टेक ओवर करने के लिए, तो बैंक का जो लॉस है वो जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा लोन वो बड़े कंपनी अपने बुक्स में वो डाल लेगी। इसके लिए अगर बड़े कंपनी को लोन भी चाहिए तो बैंक बोलता है कि मैं 75% तक टेक ओवर की डील्स के लिए मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। अब इससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो हमारा जो ये जो लॉस बुक कर रहे थे हम बैंक्स के अंदर, वो कम हो जाएगा। दूसरा एक और चीज़ होगा, जो कैपिटल आपने फ्री किया है, इससे जो कंपनीज बड़े बड़े कंपनीज हैं वो और बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, और जो बैंकों का जो एनपी है, बैड लोन्स है, वो कम होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसके लिए अगर और भी जो मनी है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया आप रिलीज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ये दो जो मूव्स थी ये सेपरेट मूव्स नहीं हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। बैंक्स को बोल दिया आप प्रोविजनिंग कर जाइए, लेकिन ताकि बैंक्स का लॉस और ना बढ़े, जैसे 10 साल पहले राहुल गांधी के टाइम पे हुआ था, उसको करने के लिए कॉर्पोरेट्स को आपको मिल जाएगा, आप एक्विजिशन कीजिए। आप छोटी छोटी कंपनीज को लेकर आप पूरे पूरे भारत में अपने साइज को बड़ा कीजिए। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जहां पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को टाइटन किया जा रहा है और दूसरी तरफ से बॉटल का जो ढक्कन है उसको खोल भी दिया। बैंक्स को और ज्यादा रेजिलियंट बना दिया, उनको पुश कर दिया कि आप लैंडिंग अग्रेसिवली कीजिए, बट टू AAA BBB कंपनीज को जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया है। पर्पस क्या है? पर्पस बड़ा सिंपल है कि जो वीक अंडे हैं उन्हें टूटने दीजिए, और जो कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन है उसके थ्रू जो मुर्गियां हैं बड़ी बड़ी, उनको और ज़्यादा खिला पिलाकर बड़ा कर दीजिए, ताकि वो हर रोज़ आपको अंडे देती रहे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। ये है तरीका, बड़े सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं जैन हूँ, लेकिन मैं मुर्गी और अंडों की बातें बोल रहा हूँ। दोस्तों, अब अप्रैल 28 को जो पॉलिसी आई उसके बाद हुआ क्या? जो PSU बैंक्स हैं उसके स्टॉक्स की वैल्यू कम हो गई थी। अगर आपको याद होगा 3 या 4% की वैल्यू वो कम हो गई थी। मार्केट को लगा कि जो ECL है वो हिट होने वाला है, उसके कारण जो प्रोविजनिंग है इंक्रीज होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी। लेकिन RBI बेवकूफ़ नहीं है, वो मार्च में या फरवरी में इसको नहीं लेकर आए। बैलेंस शीट ऑलरेडी बन चुकी थी, 31 मार्च को क्लोजिंग होती है। अप्रैल में इस पॉलिसी को लेकर आया गया ताकि 1 साल है बैंक के पास अपनी बैलेंस शीट्स को ठीक करने के लिए। नोबडी कनेक्टेड कि जो ECL की पॉलिसी है उसके साथ साथ एक्विजिशन का फाइनेंस भी तो आपने रिलीज किया है। किसी ने कनेक्ट ही नहीं किया कि आप नेशनल चैंपियंस क्रिएट कर रहे हो। जो AAA कंपनीज है इनको आप AAA+ पे और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आप इसको लेके जा रहे हो। एजेंडा वो था। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया इनको आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, लेकिन ECL एक बैंकिंग स्टोरी है। जो एक्विजिशन फाइनेंस है वो कॉर्पोरेट लॉ की वो स्टोरी है, और जो कैपिटल का रिलीफ दिया जा रहा है बैंक्स को वो रेगुलेटरी स्टोरी है। 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, 3 डिफरेंट स्टोरीज, लेकिन तीनों इंटरकनेक्टेड। अब ऑपोजिशन वो साइलेंट है। भाई ऑपोजिशन को समझ कहां से आएगा? ये इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज आपने बना दी है, और मोदी जी की पॉलिसीज को इतने आसानी से। और भाई मुझे खुद को आज 2-3 हफ्ते हो गए इन पॉलिसीज को इकट्ठा कर आपके सामने प्रेजेंट करने में। मैं पहले बताया हूँ सारे के सारे लिंक्स मैंने टेलीग्राम में, मैं कोशिश करूंगा कि अगर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक्स मैं डाल सकूं तो मैं डाल दूंगा। यू प्लीज गो एंड स्टडी योरसेल्फ, यू विल बी बेफल्ड। अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस के या इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं, आपको मजा आ जाएगा ये पूरी पॉलिसीज को देखकर। कांग्रेस अटैक कर रही है गवर्नमेंट को, प्राइस राइज हो गया, जॉब कम हो गए। भैया आप 75 साल से आप राज करते रहे, तब तो आपने जब जॉब बनाया नहीं। प्राइसेस आपके टाइम पर यह था कि 15% की इन्फ्लेशन थी, आज इन्फ्लेशन 2-3% के ऊपर है। बैंक्स सॉलिडिफाई हो चुके हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रांग हो चुके हैं। दे आर मिसिंग द बिगर स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। दोस्तों, तो चीज क्या है कि जो RBI ने मूव किया है ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, आपको बोरिंग हो सकता दिखेंगी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, ये टेक्निकल चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में अंदर हो रही हैं, उसके कारण जो इकोनॉमी है वो रीशेप होगी। उसके कारण क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो है वो चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें फैन फेयर से, डिबेट से, एक कांग्रेस वालों को बुला लिया, BJP को बुला लिया और डिबेट करवा दी, लड़ाइयाँ करवा दी, उससे ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये चीज़ें वो हैं जो चुपके से होती हैं। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आप प्रॉफिट कमाएंगे मार्केट में, आपको लॉसेस नहीं होंगे। तो अब इस सारे राम कथा का मतलब क्या है? अब इसका आई टेल यू इन, और जितना सिंपल वे में हो सकता है उतना बताऊंगा आपको। दोस्तों, पहली बात यह है कि जो वेव है मर्जर्स एंड एक्विजिशन की, कि जो बड़े कंपनीज हैं वो छोटे कंपनीज को अब एक्वायर करना शुरू करेंगी, वो और बड़ा हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जो इंडियन गवर्नमेंट ले रही है। जो बड़ी कंपनीज हैं अब वो छोटे प्लेयर्स को लेंगी, या वो क्या करेंगी? एक प्लेयर बैठा है मुंबई में, लेकिन उसका सामान उसको बेचना है कलकत्ता में। वो नहीं बेच सकता क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसके सामान की बहुत ज़्यादा है। लेकिन कलकत्ता में एक छोटी सी कंपनी है जो लॉस मेकिंग है, वही प्रोडक्ट बनाती है, वो कंपटीशन का काम कर रही है, लेकिन वो चला नहीं पा रहा। बॉम्बे की कंपनी कलकत्ता जाएगी, वो वहाँ से वो कंपनी को खरीदेगी। अब कलकत्ता में बैठकर वो मैन्युफैक्चरिंग कर वहाँ पर वो मार्केट में सामान बेच सकता है। उसके पास फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसके पास मार्केट शेयर है, वो जाकर कलकत्ता में उस चीज़ों को कर सकता है, अपने ब्रांड को एक्सपैंड कर सकता है। जो वीक कंपनीज हैं उन्हें अब खरीदा जाएगा या उन्हें मरने दिया जाएगा। बैंकों में ऑलरेडी अपने प्रोविजनिंग कर दी है। सेक्टर्स जो हैं वो कंसोलिडेट करने शुरू होंगे। मार्केट में जो प्लेयर्स हैं
वो अब कम होने शुरू होंगे, लेकिन उनका जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब कौन कौन से सेक्टर है, मैंने शुरू में बताया था आपको, मैं आपको सेक्टर बताऊंगा जहां पर ये काम शुरू हो चुका है या गवर्नमेंट का फोकस है। पहला सेक्टर है फार्मा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल के अंदर लाखों कंपनियां हैं, बहुत छोटे छोटे प्लेयर हैं जिन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्री बनाकर वो दवाइयां बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने साइज को बड़ा नहीं कर पा रहे और आज वो बैंकों का पैसा वापस नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो इसके अंदर ऑलरेडी कंसोलिडेशन होनी शुरू हो गई, बड़े प्लेयर्स ने छोटे प्लेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया। दूसरा है एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ये बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, एनबीएफसीज भी बहुत हज़ारों में हैं। अब हो क्या रहा है, जो बड़े एनबीएफसीज है वो छोटे एनबीएफसीज को जो लॉस मेकिंग है उनको एक्वायर करते जा रहे हैं। जो बैंक्स हैं वो भी बड़े बैंक्स छोटे बैंक्स को एक्वायर कर अब थोड़े से बैंक्स और थोड़े से एनबीएफसीज वो रह जाएंगे। कॉर्पोरेट बैंक्स जो हैं उनको भी कंसोलिडेट इसी तरह से किया जा रहा है। सीमेंट कंपनीज हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। डालमिया कंपनी ने, अगर याद होगा, उन्होंने जयप्रकाश सीमेंट को अभी अभी खरीदा है अराउंड 3,000 करोड़ रुपए में, यानी कि वहाँ पर भी कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है। पावर सेक्टर है तो अदानी पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर पावर के प्लांट्स थे जो डिस्ट्रेस थे, बैंकों के लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, अदानी ने उन सबको एक्वायर करना शुरू कर दिया। टेलीकॉम है तो वहाँ पर आपको मालूम है कि पहले 5-10 प्लेयर थे, अब सिर्फ 3 प्लेयर्स मार्केट में रह गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑलरेडी पीएलआई के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको बोल दिया कि भाई अब जाइए अपने स्केल को बड़ा कीजिए और ग्लोबल स्टेज के ऊपर जाकर आप कंपीट कीजिए। बैंक्स को बोल दिया इन सब को करने के लिए लोगों को फंड चाहिए, आप अपने आप को कंसोलिडेट करने के बाद इन लोगों को आप फंड्स देना शुरू कर दीजिए। लेकिन दोस्तों साथ में एक और भी है, जब आप इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे तो रिस्क भी आएगा। अब भाई आप देख लिया कि पहले भी कांग्रेस के टाइम पर बड़े आराम से लोगों को लोन दे दिया गया कि ले जाओ, वापस ना करना, ताकि भारत टूट जाए और आधा कंट्री पाकिस्तान ले जाएगा, बाकी चाइना ले जाएगा और हम जो बाकी छोटा मोटा रह जाएगा उस पर हम राज करते रहेंगे। ये कांग्रेस का प्लान था। अब क्या इस बार भी वही होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप पैसे मार्केट में देना शुरू करते हैं कॉर्पोरेट्स को तो इनका साइज बड़ा हो जाता है, तो ये अपने लोन को वापस दे नहीं पाते। लेकिन आइडिया बड़ा सिंपल है कि आपको जो पुरानी मिस्टेक्स हैं उसको रिपीट नहीं होने देना, और मोदी जी मिस्टेक दोबारा से होने देते नहीं हैं। भाई अब आपने देख लिया कि जो बैंक्स हैं वो लैंडिंग करेंगे, एग्रेसिवली करेंगे, तो अब होगा क्या? एंड गेम क्या है? जब नेशनल चैंपियंस आप बना देंगे जिसका साइज बहुत बड़ा है, नेशनल चैंपियन कंपनी कभी डूबती नहीं है, ना ही कंट्री उनको डूबने देती है। अब जब कंपनीज का स्केल बड़ा होगा, ग्लोबली वो compete करेंगी, तो उनका जो साइज है वो बड़ा होते होते सेल बढ़ेगी, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो उनका लॉस होने का चांसेस वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। यही चीज़ें हैं जैसे चाइना की कंपनी है, इतनी बड़ी हो गई हैं कि आज टॉप 100 में से शायद 20-25 कंपनीज आपको चाइनीज़ दिखेंगी। कोरियन कंपनीज हैं वो भी ऐसा ही है। सैमसंग का साइज ऑलमोस्ट 15-20 कंट्रीज़ का जो जीडीपी है उससे ज़्यादा सेल आज सैमसंग की है। दोस्तों मेजर इकॉनमी में जो मेजर कंपनीज होती हैं वो इस तरह से ही ऊपर चलती हैं, जहाँ पर वो छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करने के बाद अपने साइज़ को वो बड़ा करती हैं। भारत के अंदर अंबानी है, अदानी है, ये दोनों यही काम कर रहे हैं। टाटा है वो भी यही काम करता है, छोटे छोटे कंपनीज को एक्वायर करता है, उसका साइज देखिए कितना बड़ा हो गया। वो जो डिस्ट्रेस एसेट्स हैं, जो आज छोटी कंपनीज जिसके अंदर वैल्यू है लेकिन वो चला नहीं पा रहे, उसको बाई करने से ही आप अपनी कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट का फोकस है कि आप अपने साइज को पहले बड़ा कीजिए जल्दी से। बैंकों की सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट मिलने के लिए कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये पूरा स्ट्रेटजी के थ्रू ये काम किया जा रहा है। एक कोऑर्डिनेटेड वे से चारों तरफ से अटैक किया जा रहा है कि भारत की कंपनीज का साइज बड़ा होकर अब ये ग्लोबल स्टेज पे पहुंचे। अब आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो कॉर्पोरेट लॉ है या बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये मिलकर इस सारी चीज़ों को काम कर रहे हैं और सारी मूव्स को एक ही डायरेक्शन पे लेके जाया जा रहा है। क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन एक ही है, गोल भी एक ही है। बिगर कंपनीज, स्ट्रॉन्गर कंपनीज एंड कॉन्सेंट्रेटेड इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, जहां पर हर सेक्टर में, फार्मा में आपको 10-15, सिर्फ 10-15 आपको बड़े प्लेयर दिखेंगे और छोटे प्लेयर्स वो ऑलरेडी उनके साथ मिक्स होते रहेंगे। ऐसे ही हर सेक्टर में आपको ये मिलेगा। ज़्यादा प्लेयर्स नहीं आएंगे ताकि उनको compete भारत में नहीं इंटरनेशनली करने के लिए साइज आ जाए। दोस्तों अभी जुलाई 1 को अब देखना क्या होगा। जो ये एक्विजिशन का फाइनेंस है, जुलाई 1, 2026, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, ये लाइव हो जाएगा।
अब बड़े कंपनीज छोटे कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर देंगी। वो बैंक के पास जाएंगी, बैंक बोलेगा मेरे पास छोटी सी कंपनी है, ये पैसा वापस नहीं कर पा रही, आप लेना चाहते हो आप ले लीजिए। 10 दिनों में काया पलटने वाली है। आप देखेंगे जो बड़ा बैंक हैं जो वो हेल्प करेंगे बड़े कॉरपोरेट्स को टेक ओवर करने के लिए। ये सिग्नल होगा कि भाई गन में से गोली निकलनी शुरू हो गई। आपको मालूम है जो ECL की पॉलिसी है, जहां पर बैंकों को बोला था 5% रिजर्व रखना शुरू कर दीजिए, वो अप्रैल 27 तक वो चलने वाला है। और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको अभी से बोल दिया आप एक्विजिशन कर लीजिए। आपको अगले साल जो बैंकों का NPA है वो और भी ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो हिट लेंगे, लेकिन जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे HDFC है, ICICI बैंक है, उनके पास इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनके NPA लेवल्स ऑलरेडी कम है। मैंने पहले बोला था रिस्क होता है जब आप बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो इस बार पॉलिसी बनाई है उसमें हर चीज़ को पहले से कवर कर लिया। जब कम प्लेयर होंगे, हायर प्राइसेस आएंगी मार्केट में, जब माल बेचेंगे तो उससे होगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो आप कंपीट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप बैंकों का लोन अब वापस कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स बैंकों में या कंपनीज में अब आने की उम्मीद वो कम है। दोस्तों हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से प्लान किया गया है। दिस टाइम एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। नए रूल्स हैं ताकि वो मिस्टेक्स पुरानी वाली रिपीट ना हो। जो नेक्स्ट साइकिल है, पहले बूम हो गया फिर डूम हो गया, वो काम ख़त्म कर दिया। एंड लास्टली एक और चीज़, जो डिज़ाइन किया गया है वो डिज़ाइन इस तरह से किया है कि आपने एक चीज़ को ठीक करने के बजाय पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को आपने रीडिज़ाइन करने का आपने जिम्मा उठाया है। दिस टाइम एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। जब आप पूरे सिस्टम को चेंज करते हैं दैट मीन्स आपने सारे जो होल्स हैं उसको पहले से प्लग कर लिया। अब भारत का बैंक, भारत के बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो दोनों मिलकर भारत को स्ट्रांग बनाएंगी। यानी कि स्ट्रांग बैंक्स एंड स्ट्रांग कॉरपोरेट्स ये मिलकर भारत को स्ट्रांग बनाएंगे, जहां पर प्लेयर कम होंगे, प्लेयर बड़े होंगे और हर सेक्टर में आपको AAA कंपनीज अब आपके सामने आएंगी। नाउ व्हाट विल हैपन? द ओनली क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इज भारत विल राइज। ये सारे काम किए जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में कि भारत को ग्लोबल लेके जाना है। आपने वोकल फॉर लोकल तो कर लिया, अब लोकल को ग्लोबल लेके जाना है, उसका काम शुरू कर दिया थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू RBI, थ्रू बैंक एंड थ्रू कॉरपोरेट्स। और जो वीक अंडे हैं उनको तोड़ने का या मुर्गी के खेमे में डालने का काम शुरू कर दिया। दिस इज द बिग न्यूज़। अगर आपको इसमें से कोई भी न्यूज़ पता थी प्लीज़ मुझे कमेंट में डाल देना सो दैट आई नो हाउ मच यू आर अवेयर। और मुझे एक सेकेंड और एक चीज़ एक और भी है, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज मैं बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो डीपर लेवल पर इकोनॉमी के, फाइनेंस के, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के जो हिडन है, जो कोई कवर नहीं कर रहा, मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि 3-4 दिनों से मैं ये चीज़ बहुत डीपर लेवल पे स्टडी कर रहा हूँ। इसके लिए टाइम चाहिए होता है, बट वी आर डूइंग इट फॉर यू। अगर आपको ये चीज़ जो नया फॉर्मेट मैंने शुरू किया है आपके लिए, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में डाल देना कि यू लाइक दिस डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमी एंड ऑल्सो तो इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे कौन सा आने वाला है। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में डाल देना ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखूं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो मुझे वो भी बता देना ताकि मैं दोबारा से नॉर्मल टॉपिक आपके लिए लेके आता रहूँगा जो आपके पसंद का हो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।